हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बियॉन्ड साइंस। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जल संसाधन के बारे में, जो कि क्लास 10th का भूगोल है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने बुक से वीडियो को। अब आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोशी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी, समाचार पत्र या आकाशवाणी पर देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ में भीषिक्ता अत्यंत प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान और माल की क्षति हुई थी। मतलब कि जो 2008 में उत्तर बिहार में कोशी नदी में जो बाढ़ आया था कोशी प्रदेश में, उसमें क्या था, बहुत भीषिक्ता था और अत्यंत प्रलयकारी था। मतलब सब कुछ जान माल को दहाकर या डुबोकर ले जाने वाला था, जिससे कि जान माल की काफ़ी क्षति हुई थी, जिसको कि टीवी, समाचार पत्र और आकाशवाणी सभी जगह प्रसारित किया गया था। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक ओर प्रलय का तांडव करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। मतलब जल जहाँ की विनाशकारी और प्रलय भी लाता है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं है और ये मानव सभ्यता को विकसित करता है। और जो मानवीय सभ्यता है वो कहीं ना कहीं विश्व में जितनी भी सभ्यता है वो नदी घाटी पर ही विकसित हुई है। आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल क्या है, लवणीय है। मतलब कि खारा जल है, जिसमें कि नमक यानी कि लवण की मात्रा अधिक है। स्वच्छ जल का सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोत जो है पर्याप्त भूमिगत जल स्रोत से प्राप्त होते हैं। इन स्रोतों का सतत नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। जल चक्र गतिशील होते हैं, जिस कारण जल का नवीनीकरण निर्बाध गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नवकरणीय संसाधन है। फिर भी विश्व के अनेक देश या क्षेत्र जो हैं क्या है, जल के प्यासे हैं। मतलब वहाँ जल नहीं है या बहुत नगण्य या बहुत कम मात्रा में जल उपस्थित है। अब जल के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाया जाता है, जिसमें कि पहला है भूपृष्ठीय जल, दूसरा है भूमिगत जल तथा तीसरा है वायुमंडलीय जल, चौथा है महासागरीय जल। इधर दिया हुआ है कॉर्नर में, क्या आप जानते हैं विश्व के कुल जल का आयतन 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय यानी कि मृदु यानी कि पीने योग्य जल हैं। इधर देखते हैं। जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होते हैं। इसी कारण से इन्हें जलाधि की संज्ञा दी जाती है। हमारे जीवन में पृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। अब हमारे जीवन में जो है भूपृष्ठीय जल, भूमि पर जो पृष्ठीय जल, भूमि पर जो पृष्ठ के ऊपर यानी कि जो तालाब नदी में जो जल है,
या भूमिगत जल, जैसे कि कुआं हो गया, हैंडपंप, बोरिंग इत्यादि जो हो गया भूमिगत जल हो गया, यानी कि भूमि के गत से, यानी कि भूमि के नीचे से हम लोग निकाल के जल का प्रत्यक्ष उपयोग इसी से करते हैं। अतः इन स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि भूपृष्ठीय जल क्या होता है। धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्णन है। वर्णन का मूल स्रोत जो है वर्षण है। वर्षण का लगभग 20% भाग बाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं, जबकि अधिकांश भाग नदी, नालों, झील, तालाब तथा ताल तलैया में मिल जाते हैं। शेष जल सागर एवं महासागर में मिल जाता है। उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल के भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। अब भूपृष्ठीय या धरातलीय का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। नदी, नालों, झील, तालाब एवं ताल तलैया, ये सब भूपृष्ठ या धरातलीय जल का उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग भूमिगत जल के बारे में पढ़ते हैं। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से एकत्रित जल भौम जल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन का वितरण। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में ही है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को जो है स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं। फिर भी जैव विविधताएं हेतु ये महत्वपूर्ण है, जहां मछलियां, समुद्री जीव जंतु, वनस्पतियों एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है। अब हम लोग कॉर्नर में भी पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। अब विश्व का जो है कुल मृदु जल लगभग 75% जो है क्या चीज़ के रूप में, बर्फ़ की चादर के रूप में, हिमनद के रूप में पाया जाता है, जो बर्फ़ के रूप में ढका हुआ है। कहाँ? अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। भारत में प्रति वर्ष जो है 4000 घन किमी जल वर्षण से तथा 1869 घन किमी जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश की
स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। भारत की स्थलाकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग कर पाता है, जो कुल भारत के जल का 32% है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को आनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है, जिसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी 3.1 में प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का सारणी दिया गया है। उससे पहले हम लोग ये कॉर्नर वाला पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। हम लोग का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। लेकिन अगर विश्व की नदियाँ देखें हम लोग टेलीविज़न पे तो देखेंगे कि विश्व की नदियाँ जो है काफ़ी साफ और स्वच्छ रहती हैं भारत के मुकाबले। भारत में नदियाँ में हालांकि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी जब तक हम लोग खुद नहीं जागरूक होंगे, हम लोग को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी नदियाँ भी साफ और स्वच्छ हो। आगे देखते हैं। आगे सारणी दिया हुआ है। भारत नदियों में द्रोणियों के अनुसार पृष्ठीय और भूमिगत जल का वितरण इकाई अरब घन मीटर में यहाँ दिया हुआ है। नदी द्रोणी का पृष्ठीय जल प्रवाह, भूमिगत जल, वार्षिक प्रवाह, उपयोग, अपूर्णीय उपयोग। यहाँ पे नदी है, नदी का नाम दिया हुआ है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती एवं अन्य नदियाँ। नीचे में सबका योग दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है देश में भूमिगत जल संसाधन वितरण असमान है। इन पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समतली मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहां भेद्य या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालय नदियां के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश के 42% जल पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज का पॉइंट हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जल संसाधन का उपयोग। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।